हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे इस चैप्टर का, उस टॉपिक को रिकॉल करते हुए जो टॉपिक बच गया है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं चैप्टर पे। देखिए चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और सबसे पहले हम लोग क्षेत्रक का मतलब समझे थे। तो उसमें हम लोग क्या बताए थे कि क्षेत्रक का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में जिस क्षेत्र से पैसा आता है ना, उसी को क्षेत्रक बोला जाता है। और पैसा आने का 3 सोर्स है। पैसा आने का शर्त क्या है, मतलब किस शर्त से पैसा आ रहा है। दूसरा है स्वामित्व, क्या है, मतलब उस पैसा आने का मालिक कौन है, उस पैसा जो आ रहा है उस पैसा का मालिक कौन है। थर्ड क्या है, उसका स्वरूप क्या है, मतलब पैसा आने का स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है। तो इस टॉपिक में जितना भी सब टॉपिक आता है सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे इस टॉपिक में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक पढ़े थे। इसके बाद क्षेत्रकों का तुलना करने के लिए देखे थे कि क्षेत्रकों की किस तरह से हम तुलना कर सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक में कितना पैसा आया, द्वितीयक क्षेत्रक से कितना पैसा आया और तृतीयक क्षेत्रक से कितना पैसा आया, या तीनों क्षेत्रकों में कितना का उत्पादन हुआ है, कितना लोग उसमें काम कर रहे। तो इसमें हम लोग पढ़े थे। उसके बाद देखे थे ऐतिहासिक परिवर्तन, क्षेत्रकों का किस तरह से ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। सबसे पहले क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्रक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे देखे द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। तो इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे, तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, कि तृतीयक क्षेत्रक जो इतना महत्व बढ़ गया उसका क्या कारण है। तो इस रीजन को भी हम लोग समझे थे। उसके बाद देखे थे कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है, मतलब कौन सा क्षेत्र में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और कौन सा क्षेत्रक के लोग ज़्यादा जीडीपी में योगदान दे रहे थे। ये टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या था, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, मतलब इसमें किस तरह से अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, शर्त के आधार पे पैसा आने का शर्त क्या है। तो इसमें पैसा आने का शर्त देखेंगे, और इसमें मेनली क्या पढ़ना है, संगठित और असंगठित क्षेत्रक के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं वो भी आज हम लोग समझेंगे। और इस संगठित असंगठित क्षेत्रक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जाए। अब संरक्षण करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जब संगठित और असंगठित क्षेत्रक को पढ़ लीजिएगा तब पता चलेगा कि असंगठित क्षेत्रक का जो श्रमिक है उसे संरक्षण की क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक। तो संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक को पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो देखिए वहां पे 2 एग्जांपल दिया हुआ, मतलब 2 पर्सन के बात बताया गया है। एक कांता है, क्या है, एक कांता है, कांतम्मा नहीं, इसमें कांता है, और एक है कमल। कौन है, कमल। अब कांतम्मा और कमल का क्या कहानी है भाई, देखिए कांता जो है वो एक सरकारी विभाग में काम करती है, और कमल जो है एक प्राइवेट विभाग में काम करते हैं। क्या, एक प्राइवेट काम करते हैं। कांता जो है वो कितना बजे जाती है, तो 9:30 बजे जाती है अपना ड्यूटी, 9:30 बजे जाती है, और 5:30 बजे इसका छुट्टी हो जाता है। कितना, 5:30 बजे इसका छुट्टी हो जाता है। लेकिन कमल जो है उसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ये एवरेज लगभग मानिए तो कितना, 7:30 बजे ये जाता है काम पे, और रात का 8 बजे आता है। कितना बजे, 8 बजे। यहाँ पे देखिए कितना बजे जा रही थी, 9:30 से 5:30, जबकि ये जा रहा था 7:30 से 8। पहले भी जा रहा है और लेट से भी आ रहा है। एक शर्त ये हुआ कि ये जो कांता थी वो काम करने के लिए कितना बजे जाती थी, 9:30 से 5:30, और ये जो था वो जाता था 7:30 से 8 बजे रात तक। और देखिए इसका वेतन क्या है, इसका वेतन फिक्स है। वेतन फिक्स कहने के मतलब इसका मंथली इनकम जो होता है वो पहले से पता है कि इसको 50,000 मिलेगा या 40,000 मिलेगा, वो पहले से फिक्स किया गया है। लेकिन इसका वेतन जो है वो फिक्स नहीं है। क्या, इसका वेतन फिक्स नहीं है। इसको किसी मंथ 10,000 मिलता है तो किसी मंथ 8,000 ही मिलता है। मतलब जिस तरह से ये काम करता है उस तरह से उसको
पैसा मिलता है। और इसमें क्या है, जो कांता काम करती है, क्योंकि ये सरकारी विभाग में काम करती है, तो इसका छुट्टी का दिन भी फिक्स है। मतलब अगर मान के चलिए पूरा साल में 3 मंथ का छुट्टी मिलता है या 4 मंथ का छुट्टी मिलता है, ये फिक्स है। लेकिन इसका जो काम है, इसका कोई छुट्टी नहीं है। मतलब ये एक प्राइवेट काम करता है, तो जितना दिन वो काम करेगा उतना दिन का पैसा मिलेगा, और काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। साफ है। इसके अलावा क्या होता है कि इसका छुट्टी, देखिए इसका छुट्टी क्या है, इसका छुट्टी भी क्या है, फिक्स है। लेकिन इसका छुट्टी फिक्स नहीं है। ये जब ज्वाइनिंग ले रही थी तो इसे प्रॉपर एक नियुक्ति पत्र मिला था। क्या नियुक्ति पत्र मिला था, एक डॉक्यूमेंट्स मिला था जिसमें इसका सारा जिक्र किया गया था, आपको क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। तो इसमें एक नियुक्ति पत्र भी दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है कि आपको कितना काम करना है, किस तरह से काम करना है। इसमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। इसमें अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको वेतन भत्ता भी मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे चिकित्सा सुविधा भी मिल सकती है। जैसे आप सरकारी विभाग में काम करते हैं, अगर आपका तबीयत खराब हो गया तब कुछ कुछ क्षेत्र में क्या होता है, चिकित्सा सुविधा भी दिया जाता है, मतलब डॉक्टर का हेल्प दिया जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में जो काम करता है उसको ये सब कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। तो सबसे पहले देखिए हम कौन कौन शर्त से पैसा आ रहा है। देखिए शर्त में क्या हो गया, टाइमिंग हो गया, मतलब समय हो गया, कितना देर तक वो काम कर रहा है। उसके बाद वेतन हो गया, उसका वेतन कैसा है, सैलरी कैसा है, फिक्स है कि फिक्स नहीं है, छुट्टी का दिन उसका फिक्स है कि नहीं है, फिक्स है। तो इस तरह के शर्त के आधार पे जिस शर्त से पैसा आता है उसी को बोला जाता है संगठित और असंगठित। अब कौन सा हो जाएगा संगठित और कौन सा हो जाएगा असंगठित, तो जो जिसमें रूल काम करता है सरकारी विभाग वाला जो देखिए वो सब संगठित में आ जाएगा, और जो जिसमें रूल कोई काम नहीं कर रहा है वो असंगठित क्षेत्र में आ जाएगा। अब सबसे पहली बात तो ये एग्जाम्पल था। अब हम लोग संगठित एवं असंगठित क्षेत्र अगर लिखने के लिए आ जाए तो हम लोग किस तरह से उसका आंसर देंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे संगठित एवं असंगठित क्षेत्र। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में अंतर लिखे, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा, एक साइड लिख दीजिएगा संगठित और दूसरा साइड क्या लिख दीजिएगा, असंगठित। अब देखिए इसमें आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट में आप क्या लिखिएगा कि संगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उस पे सरकार का नियंत्रण होता है या सरकार देख रेख करती है। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये सरकार की देख रेख में होती है, सरकार की देख रेख में काम होती है। इसमें सरकार की देख रेख की जरूरत नहीं होती है, इसमें नियमों का पालन करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इसमें नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें इसमें जितना भी नियम जिक्र किया हुआ रहता है उस नियुक्ति पत्र में, उस नियम को क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि जो भी सरकारी विभाग में काम करते हैं उनका ड्यूटी अगर 10 बजे तो 10 बजे जाना ही होगा। मान के चलिए आप रेलवे विभाग में काम करते हैं, आपका टाइमिंग है 10 बजे जाने का, अब वहाँ जाइएगा 11 बजे बोलिएगा कि चलता है 1 घंटा लेट, तो वैसा नहीं चलता है। वहाँ पे 10 बजे का टाइमिंग है आपको तो 10 बजे जाना ही होगा। लेकिन यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन काम नहीं करता है, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कौन कौन सा रूल रेगुलेशन होता है, जैसे कारखाना अधिनियम होता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम होता है। न्यूनतम मजदूरी मतलब उस फैक्ट्री में अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई सरकारी विभाग में काम करता है या कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, तो वहाँ पे जो वर्कर होता है उसका न्यूनतम मजदूरी क्या हो सकती है ये पहले से जिक्र किया हुआ रहता है। मतलब
मतलब इसमें ये रूल फॉलो करना ही पड़ता है। अगर मान के चलिए कि एक मजदूर का न्यूनतम मजदूरी 500 रुपये पर डे है तो 500 रुपये देना ही होगा, उससे कम आप नहीं दे सकते हैं। और कौन कौन सा रूल होता है, जैसे सेवानुदान अधिनियम होता है, जिसे मान के चलिए अगर ड्यूटी आपकी खत्म हो जाती है, आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। तो ये सब क्या होता है, एक तरह का नियम होता है और उस नियम को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। या मिष्ठान या प्रतिष्ठान दुकान, मान के चलिए अगर आप कोई बड़ा मिठाई का दुकान खोलने जा रहे हैं तो क्या करना होगा आपको, 30 दिन के बाद, जैसे आज मिठाई का दुकान अगर आप ओपनिंग कर दिए तो उसका 30 दिन के बाद सरकार को बताना पड़ता है कि नहीं हम यहाँ पे इस दुकान को खोलें। छोटा दुकान है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बड़ा दुकान खोल रहे तो उसके लिए आपको सरकार को बतानी पड़ेगी कि हाँ हम यहाँ पे दुकान खोल रहे हैं 30 दिन के अंदर। और आप दुकान मान के चलिए बंद कर रहे हैं तो आपको बंद करने के 15 दिन बाद तक ही आपको इन्फॉर्म कर देना होगा सरकार को कि नहीं हम अपना दुकान को क्या किए, क्लोज कर दिए। तो इस तरह का जो नियम होता है उसको पालन करना पड़ता है। और क्या होता है यहाँ पे, छुट्टी का दिन क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब छुट्टी क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे छुट्टी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। कितना दिन छुट्टी मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई त्यौहार में यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी जनरली कोई त्यौहार में छुट्टी नहीं मिलती है। जैसे सरकारी विभाग में जो भी काम करते हैं तो ज़्यादातर जो त्यौहार होता है उसमें छुट्टियाँ नहीं मिलती है, लेकिन कोई कोई जैसे टीचर हो गए तो वो सबको ज़्यादातर त्यौहार में क्या होता है, छुट्टियाँ मिलती है। तो यहाँ पे छुट्टी का समय फिक्स है। अगर मान के चलिए इस जॉब में आपको साल भर में 3 महीना का छुट्टी है तो 3 महीना मिलेगा ही, अब जब भी ले सकते, लेकिन यहाँ पे कोई छुट्टी का नियम नहीं है। एक तो यहाँ पे नियम कोई फॉलो होता ही नहीं है। दूसरा और क्या देख सकते हैं, यहाँ के लोग इस क्षेत्र में अगर जो भी काम करते हैं, अगर वो अतिरिक्त काम करते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त वेतन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई अतिरिक्त काम करवाया जाता है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं दिया जाता है। और क्या होता है, तो यहाँ समय फिक्स होता है। समय फिक्स कहने का मतलब क्या, टाइमिंग फिक्स होता है। अगर दिन में अगर 9 बजे से आपका ड्यूटी है, 5 बजे खत्म होती है तो 9 बजे के अलावा 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा आपको काम करवाया जाता है तो उसके बदले आपको पैसा दिया जाएगा अलग से। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, मान के चलिए यहाँ पे आप कोई शॉप में काम करते हैं तो शॉप अगर 1 घंटा ज़्यादा खुली रहेगी तो उसके लिए तो आपको अलग से पैसा नहीं मिलेगी, उसी में मैनेज कर दिया जाएगा कि नहीं थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो इसमें क्या दिक्कत हो गया। तो मतलब इसमें कोई पैसा अलग से नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या क्या देखिए हम फर्स्ट पॉइंट में क्या देखें कि सरकार के नियंत्रण में रहती है, मतलब सरकार की देखरेख में होती है। सरकार के नियम का पालन करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे कोई नियम का पालन नहीं करना पड़ता है। इसमें भी नियम तो होती है लेकिन पालन करना उतना कंपलसरी नहीं होता है। यहाँ पे छुट्टी का समय भी फिक्स होता है और टाइमिंग भी फिक्स होता है। टाइमिंग कहने के मतलब दिन की अवधि, कितना देर का काम होता है, कितना घंटा का काम होता है, ये भी फिक्स होता है, जबकि इधर कोई फिक्स नहीं होता है। 5 नंबर क्या लिख सकते हैं इसमें, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा होती है, लेकिन यहाँ पे कोई पेंशन की सुविधा नहीं होती है। क्या कभी प्राइवेट काम में कोई पेंशन मिलती है, नहीं ना मिलती है। तो यहाँ पे कोई पेंशन का जिक्र नहीं किया गया है, वहाँ पेंशन नहीं मिलती है। और हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका रोजगार जो है वो क्या है, सुरक्षित है। क्या है, रोजगार सुरक्षित है। रोजगार सुरक्षित कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो प्रॉपर एक नियम कानून से जाते हैं। यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र पहले मिलता है कि आपको ये काम दिया जाएगा, इतना देर का काम होता है, तो यहाँ पे जो रोजगार होता है वो सुरक्षित होता है। लेकिन इस साइड में जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है उसमें रोजगार का कोई गारंटी नहीं है। जब आपको काम अच्छा लगेगा तब रखेगा, अगर आप अच्छा से काम नहीं कर पा रहे तो आपको निकाल दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं, छोटा मोटा कंपनी या कोई छोटा मोटा दुकान में, अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो आपको रखा जाएगा। लेकिन अब जैसे ही थोड़ा सा खराब काम करने लगते हैं तो आपको सीधा उस दुकान से निकाल दिया जाएगा। तो ये बात होती है कि यहाँ पे रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। अब रही बात एग्जाम्पल की, आप कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएगा वो सभी सरकारी विभाग, मतलब जो गवर्नमेंट के कारण जितना भी जॉब मिलती है वो सब इसमें आ जाएगी। या दूसरा क्या आएगी, बहुत बड़ी कंपनी का काम, बहुत बड़ी कंपनी जैसे टाटा हो गई, ये सब जो कंपनी है ना, तो वो सब कौन सा आ जाएगा, संगठित क्षेत्र में आ जाएगा। और असंगठित क्षेत्र में कौन कौन सा काम आएगा, तो जितना भी प्राइवेट काम है वो किस में आ जाएगा, असंगठित क्षेत्र में। प्राइवेट काम हो गया, या मान के चलिए अपना खेती करते हैं तो खेती भी किस में आ जाएगा, असंगठित क्षेत्र में। या फिर छोटी मोटी कोई कंपनी होती है तो उसमें अगर काम करते हैं तो उसमें भी असंगठित क्षेत्र हो जाता है। अब देखिए मान के चलिए आप खेती कर रहे हैं
तो खेती कर रहे तो देखिए ये सब रूल आपको कोई काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपको क्या रूल की ज़रूरत है, मतलब टाइमिंग भी फिक्स है कि आप दिन में इतना देर काम करना है तो करना है, 6 बजे सुबह जाना है, 4 बजे शाम में आना है, ऐसा कोई रूल है? कोई रूल नहीं है। यहाँ पे छुट्टी का समय फिक्स है। मान के चलिए आपको साल भर में खेती करते हैं तो ये 2 महीना का छुट्टी, 3 महीना का छुट्टी, ये सब फिक्स है? कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे रोजगार की सुरक्षा क्या है, इसमें मान के चलिए अपना खेती कर रहे हैं तो आपका रोजगार फिक्स है, लेकिन आप किसी दूसरे के यहाँ काम करते हैं तो क्या वो आपका परमानेंटली रख सकता है कि नहीं? आप ही को हम ले जाएंगे अपना खेत में काम करने के लिए। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको ले जाया जाएगा, लेकिन आप खराब काम करते हैं तो आपको फिर से छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। अब सुरक्षा नहीं है तो इसको संरक्षित करने की जरूरत है ना, क्योंकि देखिए ये संगठित क्षेत्र में कौन सा काम आता है? तो सरकारी काम। मतलब सरकारी काम जितना भी आता है वो संगठित क्षेत्र में आता है। और आप खुद जानते हैं कि संगठित क्षेत्र में कितना ज़्यादा रोजगार मिलता है, बहुत कम मिलता है। कि सबको चाहिए सरकारी नौकरी, सबको चाहिए, लेकिन मिलता है बहुत धीमा गति से। यहाँ पे रोजगार भी मिलता है और सब ज़्यादा इसी में लगे हुए और मिलता भी नहीं है। और असंगठित क्षेत्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार मतलब कोई चीज़ का सुरक्षा भी नहीं है, कोई चीज़ का सुरक्षा भी नहीं। यहाँ पे वेतन भी कम मिलता है, जबकि यहाँ वेतन ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे वेतन ज़्यादा किसका है? तो जो मालिक होता है उसका ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो वर्कर होते हैं उसका वेतन तो कम ही है ना। तो यहाँ पे वेतन भी कम है, रोजगार भी सुरक्षित नहीं है, जब चाहे तब निकाल दिया जाए। तो सरकार को क्या चाहिए कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उस लोगों को संरक्षण की ज़रूरत है, संरक्षण की ज़रूरत है ना। तो उसे संरक्षित कैसे किया जाए, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो सेकेंड टॉपिक था तो इसे रफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उसे संरक्षण कैसे किया जाए। तो देखिए इसको रफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे असंगठित क्षेत्र के मजदूर को कैसे सुरक्षित किया जाए। टॉपिक क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को सुरक्षित कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले संगठित क्षेत्र में रोजगार की मांग क्या होती है? रोजगार की मांग क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। मतलब किसे रोजगार चाहिए संगठित क्षेत्र में? आपको नहीं चाहिए, सरकारी जॉब आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे रोजगार की मांग ज़्यादा होती है, लेकिन रोजगार मिलता बहुत अत्यंत धीमे है, अत्यंत धीमे मिलती है। मतलब यहाँ जो रोजगार मिलने का स्पीड है वो बहुत कम ही है। आप देखते होंगे खुद से, अभी कितना दिनों से, कितना सालों से वैकेंसी नहीं आई है। 3 साल से रेलवे का वैकेंसी अटकी हुई है, ना उसका कोई एग्ज़ाम हुआ। अभी तो खैर कोरोना का एक बहाना हो गया। मतलब यहाँ मानिए बहुत धीमा, अत्यंत धीमा है। तो ये अत्यंत धीमा है तो यहाँ कितना दिन तक लोग वेट करेंगे काम का? वेट करने से क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा आदमी। तो क्या करेगा वो? धीरे धीरे संगठित क्षेत्र धीरे धीरे संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र की ओर मूव करेगा। जब असंगठित क्षेत्र की ओर आएगा, कहाँ आएगा? असंगठित क्षेत्र की ओर आएगा तो असंगठित क्षेत्र में लोग काम करेंगे। और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि वेतन भी कम मिलता है, वेतन भी कम मिलता है। और रोजगार भी क्या है? सुरक्षित नहीं है, रोजगार भी क्या है? सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पे इसका क्या करना पड़ेगा? संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब असंगठित क्षेत्र की ओर ज़्यादा मूव करने लगे हैं, क्योंकि संगठित क्षेत्र में तो काम मिल नहीं पा रही उतना तेज़ी से। तो लोग असंगठित क्षेत्र की ओर मूव कर रहे हैं। और असंगठित क्षेत्र में वेतन कम है, सुरक्षा का भी कम गारंटी है, बहुत कम सुरक्षित है। कब आपको जॉब मिलेगा, कब आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो इसका कोई गारंटी है ही नहीं। तो इसको संरक्षण करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनका शोषण भी ज़्यादा किया जाता है। शोषण कैसे किया जाता है आप खुद भी देखते होंगे। अगर मान के चलिए छोटा श्रमिक है तो उसे अगर मान के चलिए कोई ख़राब काम किया तो उसको इतना कस के डांटा जाता है कि वो बेचारा मजबूरी में फिर काम पे जाना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोषण होता है, पैसा कम दे दिया जाता है, किसी तरह से भी शोषण हो सकता है। आप इसका एग्जाम्पल खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों का शोषण किया जाता है। तो इसके लिए क्या चाहिए सरकार को? और इसमें देखा गया है 1990 के बाद से क्या हो रहा है कि संगठित क्षेत्र में जो लोग
लोग काम करते थे वो धीरे धीरे अपना काम खोते जा रहे हैं, अपना रोजगार खोते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा नियम है जिसके कारण प्रॉफिट कम हो पाती है। तो संगठित क्षेत्र से लोग अब कहाँ पे मूव कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र की और ही मूव कर रहे हैं। और असंगठित क्षेत्र में क्या हो रहा है कि कम वेतन पे काम करने के लिए विवश हो जा रहे हैं। तो सरकार के चाहिए कि असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उसे संरक्षित कैसे किया जाए। तो संरक्षण करने के लिए देखिए अब वहाँ का जो श्रमिक है वो दोनों जगह पे है, या गांव में या फिर शहर में, दोनों जगह की संरक्षण की जरूरत होगी ना। ऐसा थोड़ी कि सरकार सिर्फ असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है वो गांव में ही मिलेंगे, शहर में भी मिलेंगे ना। तो दोनों को संरक्षण करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गाँव में, कहाँ पे गाँवों में असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक मिलेंगे वो किस किस रूप में मिलेंगे। तो देखिए गांव में ज़्यादातर किसान के रूप में मिलेंगे, कृषक के रूप में मिलेंगे, या बढ़ी होता है ना, बढ़ी हो गया, लुहार हो गया, ये सब कहाँ मिलेंगे, गांव में मिलेंगे। तो ये सब मजदूर को क्या करना होगा, संरक्षण करने की ज़रूरत होगा। अधिकांश जो 80% लोग हैं श्रमिक ही है। क्या है, श्रमिक ही है। जैसे हम लोग गांव में अगर संरक्षण की ज़रूरत पड़े कि असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनका संरक्षण करने की ज़रूरत अगर सरकार को पड़े, तो गांव में अगर देखा जाए तो कौन कौन सा लोग आ जाएंगे, जैसे सबसे पहला मिलेगा भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन मजदूर। दूसरा क्या मिलेगा, छोटे किसान, लुहार, बढ़ी इत्यादि। तो ये सब मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो 80% गांव के लोग होते हैं वो किस में है, या तो कृषक है या सीमांत किसान, मतलब छोटे किसान है। 80% गांव के जो लोग हैं वो क्या है, कृषक है, किसान है, मतलब छोटे या बड़े या सीमांत किसान है। और ये सबको अगर संरक्षण करने की ज़रूरत है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए अब देखिए क्या हेल्प कर सकते हैं, बीज दे सकते हैं, सरकार को बीज दे सकती है। मतलब जो कृषक किसान करने के लिए, खेती करने के लिए जो बीज होता है उस बीज को दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं। लोन को प्रोवाइड करके भी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है उसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो कृषि उपकरण दे सकते हैं, जिससे आप खेती करते हैं, जो किसान खेती करते हैं उस उपकरण को भी दे सकते हैं। और भंडारण सुविधा अगर दे दिया जाए, भंडारण सुविधा मतलब मान के चलिए अगर खेती कर रहे हैं और भंडार करने के लिए अगर दिक्कत हो रही है, भंडार नहीं कर पा रहे हैं, सड़ जा रहा है, तो उस भंडारण सुविधा को आप उपलब्ध करा के असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उसे आप संरक्षित कर सकते हैं ना। तो भंडारण की सुविधा अगर दे दिया जाए और विपणन केंद्र दे दिया जाए। विपणन केंद्र मतलब क्या होता है कि आप जिससे वस्तु को बेच सकते हैं, उस तरह का अगर सुविधा दे दिया जाए तो जो ये सब मजदूर है, जो ये सब श्रमिक है, उसे संरक्षण थोड़ा सा महसूस होगा, क्यों नहीं। क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए बीज अभी नहीं मिल पा रही तो आप खेती ठीक से नहीं कर पा रहे, अगर बीज मिल जाता तो खेती कर लेते। लोन अगर मान के चलिए पैसा का आपका कमी है, आप लोन के लिए, उधारी के लिए जाते हैं साहूकार के पास, वहाँ पे हाई रेट मिलता है, मतलब ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, जिसके कारण आप कर्ज जाल में फंस जाते हैं और ज़्यादा असुरक्षा में फंस जाते हैं। तो इसके लिए लोन की अगर सुविधा मिल जाए, यहाँ पे कम रेट पे आपको लोन मिल जाएगा। तो अगर लोन का सुविधा मिल जाए, कृषि उपकरण मिल जाए, भंडारण के लिए कोई सुविधा मिल जाए, या कोई विपणन केंद्र मिल जाए जिससे आप अपना वस्तु को किसी अन्य बाजार में बेच सकते हैं, तो ये सब अगर सुरक्षा मिल जाए तो यहाँ का जो श्रमिक है असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे वो थोड़ा सा सुरक्षा महसूस करेंगे। अब देखते हैं शहर में असंगठित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित कैसे किया जाए। तो शहर में किस रूप में मिलेंगे, तो शहर में मिलेंगे छोटे मोटे उद्योग में जो काम करते हैं उसी तरह मिलेंगे ना, क्योंकि शहर में तो छोटा मोटा लघु उद्योग में काम करेंगे। किसमें, लघु उद्योग में। और लघु उद्योग के अलावा क्या, वस्त्र निर्माण में, वस्त्र निर्माण, या तो फिर कोई कबाड़ के काम करते हैं, कबाड़ जैसे कोई बेचने का कबाड़ के काम करते हैं, या ठेला ढकेलने का काम करते हैं। ये सब क्या है, ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर है और ये सब के भी संरक्षण की ज़रूरत है। तो इसे किस तरह से संरक्षित किया जाता है, जैसे मान के चलिए ज़्यादातर यहाँ पे लघु उद्योग है और इस लघु उद्योग में किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कच्चा माल मतलब जिस चीज़ से वो वहाँ निर्माण होता है उसे बोला जाता है कच्चा माल। जैसे मान के चलिए वहाँ पे चीनी का मिल है, तो चीनी किससे बन सकती है, कतारी से बनती है ना।
तो इसके लिए अगर कतारी की व्यवस्था कर दिया जाए, कच्चा माल की व्यवस्था कर दिया जाए, तो यहाँ के जो श्रमिक है वो सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर कच्चा माल पहुँचते रहेगा, रॉ मटेरियल पहुँचते रहेगा, तो वहाँ काम बंद होगी, काम बंद नहीं होगी। और काम जब बंद नहीं होगी तो वहाँ के जो श्रमिक है वो काम मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पे हेल्प कर सकती है सरकार किस रूप में, तो यहाँ कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल है, वहाँ पे उसको पहुँचा करके या विपणन केंद्र यहाँ भी खोल सकती है। तो इस तरह से असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, जहाँ पे शहर में जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वो सभी लोगों को क्या कर सकती है, सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अब रही बात कि कौन सा क्षेत्र में लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो ज़्यादातर काम जो करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, वो कहाँ पे काम करते हैं, तो देखिए या तो कृषक में काम करते हैं, कृषि विभाग में, या तो फिर वस्त्र निर्माण में। किसमें, वस्त्र निर्माण में। और ये दोनों काम किसमें आता है, असंगठित क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत किसमें है, तो असंगठित क्षेत्र में है। तो हम किस तरह से उसको संरक्षण कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े। अब शेष टॉपिक जो बच गया उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट इस टॉपिक से होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।